नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और व्यापक बदलाव की मांग को लेकर पत्र लिखने वाले 23 नेताओं के समूह में शामिल कुछ नेता पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया से कुछ ऐसे नेता भी मिल सकते हैं जो लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रही हैं। हालांकि वो पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में शामिल नहीं है। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा भी सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के लिए कोलकाता पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता और जितेंद्र तिवारी शाह के बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक 7 से 8 टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कई पंचायत सदस्य और 10,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। अमित शाह शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय जाएंगे और बाउल गायक के घर पर खाना खाएंगे। बीजेपी नेता के मुताबिक शाह इसके बाद बोलपुर में रोड शो करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। चरखे दादरी में पुलिस ने किसानों के जत्थे को रोका तो बवाल हो गया। एक जत्था 2 दर्जन ट्रैक्टरों में टिकरी बॉर्डर से शाहजहांपुर जा रहे थे। स्थानीय पुलिस ने रोका तो आक्रोशित किसानों ने महेंद्रगढ़ रोड जाम कर दिया। मौके पर सामाजिक संगठन और किसान इकट्ठा हो गए और जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रशासन की ओर से 2 घंटे बाद एसडीएम वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, किसानों की बातचीत की और जाम रोड को खुलवा दिया गया। एसडीएम ने कहा कि जानकारी न होने की वजह से किसानों को रोका गया। सिरसा में एसडीएम जयवीर यादव के रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसमें पहले एसडीएम को रैन बसेरे से गेट पर ताला लगा लिया और फिर कर्मचारी रैन बसेरे में आराम फरमा रहे थे। एसडीएम के पहुंचने की सूचना पर कर्मचारियों ने रैन बसेरे के दरवाजे खोले। कर्मचारियों की उदासीनता के चलते एक भी व्यक्ति ने रैन बसेरे का सहारा नहीं लिया। गेट पर ताला और लाइट बंद होने के चलते लोग नहीं पहुंचे हैं। एसडीएम ने कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए कि रात 11 बजे तक रैन बसेरे को खुला रखा जाए और लाइट जलाई जाए। इस दौरान एसडीएम ने जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे। करनाल में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने स्थानीय सहकारी चीनी मिल परिसर में जाकर वहां मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई और किसानों को सड़क सुरक्षा के उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपाय अपनाकर दुर्घटना से बचाव करें और अपनी कीमती जिंदगी बचवाएं। धुंध में रिफ्लेक्टर न होने से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 52 में फूल मंडी का निर्माण किया जाना है। फूल मंडी के निर्माण को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खुद प्रस्तावित जमीन पर पहुंचकर वहां अधिकारियों से जानकारी ली और दिशा निर्देश भी दिए। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नए साल से मिल सकता है कैशलेस हेल्थ स्कीम का लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी योजना को मंजूरी। 18 लाख परिवारों को होगा फायदा। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि स्थानीय मुद्दों के दम पर कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगी और वर्षों से नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर शहर को गई दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। अम्बाला निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जनचेतना पार्टी का प्रचार लगातार जारी है। पार्टी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा हर रोज लोगों के बीच जा रही हैं और पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को बता रही हैं। प्रचार अभियान की शुरुआत शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 11 से की। यहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और पार्टी के लिए लोगों से वोटों की अपील की। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा को भारी जनसमर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दिया। वार्ड नंबर 11 की जनता ने हरियाणा जनचेतना पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के सामने इलाके की समस्याएं भी रखी, जिसका समाधान का भरोसा शक्ति रानी शर्मा ने यहां की जनता को दिया। इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड नंबर 1 में जन समस्या सुनते हुए कहा था कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर इलाके की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी अम्बाला के युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठ रहा है। निगम में भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा भी हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से किया गया है। अम्बाला नगर निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी की लोकप्रियता से विरोध कर लोग घबरा चुके हैं, जिसके चलते कई जगह विरोधियों ने जनचेतना पार्टी के बैनर और पोस्टर फाड़ दिए। वार्ड नंबर 11 में जब हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवार चुनाव प्रचार कर रही थी तो स्थानीय लोगों ने उनका समर्थन भी दिया। इस दौरान वार्ड नंबर 11 में रहने वाले करनेलो देवी ने बताया कि न तो उनके बच्चों को रोजगार मिला और न ही कोई काम हुआ।
कन्नेलो देवी ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने कार्यकाल में अंबाला के लिए खूब काम कराया और इस बार भी उन्हें विनोद शर्मा और हरियाणा जनचेतना पार्टी से ही उम्मीद है। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। इस दौरान युवाओं और बुजुर्गों से भी वो बातचीत कर रही हैं। वार्ड 11 में चुनाव प्रचार के दौरान शक्ति रानी शर्मा छोटे छोटे बच्चों को देखकर रुक गई। बच्चों को शक्ति रानी शर्मा ने खिलाया और उनके परिजनों से भी बातचीत की। अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का मैराथन प्रचार जारी। शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड 9 में डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से एचजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लोगों के सामने न सिर्फ अंबाला के विकास का एजेंडा रख रही, बल्कि लोगों की तमाम समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दे रही। प्रचार के दौरान वार्ड नंबर 9 में भी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को लोगों का भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। अंबाला में जनचेतना पार्टी के प्रचार में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के परिवार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरा परिवार मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्तिकेय शर्मा, पुत्रवधू ऐश्वर्या शर्मा और प्रीति शर्मा भी लगातार प्रचार कर रही हैं। कार्तिकेय शर्मा ने आज अंबाला के कपड़ा बाजार पार्टी के लिए प्रचार भी किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से वोटों की अपील भी की है। अंबाला से जनशक्ति जनचेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बहू प्रीति शर्मा भी डोर टू डोर कैंपेन लगातार कर रही हैं। प्रीति शर्मा का जोरदार प्रचार हर रोज जारी है। प्रीति शर्मा प्रेमनगर इलाके में पहुंची और हरियाणा जनचेतना पार्टी के लिए लोगों से वोट की अपील की। प्रीति शर्मा के सामने लोगों ने समस्याएं भी रखी, जिसके समाधान का भरोसा उनकी तरफ से दिलाया गया। हरियाणा जनचेतना पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बहू ऐश्वर्या शर्मा ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। शुक्रवार को प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए ऐश्वर्या शर्मा ने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। इस दौरान उन्होंने अंबाला की जनता से विकास का वादा किया और हर समस्या में समाधान का भरोसा भी दिलाया। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि जीतने के बाद अंबाला शहर की हर समस्या को दूर किया जाएगा और शहर को सुंदर के साथ साथ स्वच्छ भी बनाया जाएगा। ऐश्वर्या शर्मा ने इस दौरान वार्ड प्रत्याशी के लिए भी वोट की अपील की और कहा कि अंबाला हमारा परिवार है। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अपने अंबाला परिवार के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े रहेंगे। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने दुष्यंत पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन देने वाले दुष्यंत ताऊ देवीलाल परिवार के नाम पर कलंक है। अर्जुन ने कहा कि जो परिवार आज भी ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहा है, उसी के परिवार के कुछ लोग किसानों का शोषण करने वाली बीजेपी सरकार को समर्थन देकर परिवार के नाम को बदनाम कर रही हैं। इनेलो नेता अभय ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को एसवाईएल नहर बनाने से कौन रोक रहा है। केंद्र को किसी एजेंसी को एसवाईएल नहर बनाने के लिए नियुक्त करना चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा के लोग किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए औची और बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की नीति और नीयत में हमेशा खूट रहा है। गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि पूंजीपतियों के कहने पर किसान अध्यादेश नाम का काला कानून थोपा गया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। तीनों काले कानून को सिर्फ मुनाफाखोरी को देखकर यह बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। पलवल के NH-19 पर पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने कहा कि कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ 20 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। कैथल शुगर मिल ने गन्ना पेराई सत्र में गन्ना पेराई और चीनी उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया। हरियाणा के 10 शुगर मिल ने रिकवरी दर के मामले में कैथल दूसरे स्थान पर है। पिछले पेराई सत्र में अब तक 5,38,300 क्विंटल गन्ने की करीब 45,100 क्विंटल चीनी उत्पाद थी। इस सत्र में 7,87,000 क्विंटल गन्ने की पेराई करके 66,250 क्विंटल चीनी उत्पादित की गई। कोरोना काल में मौजूदा साल शुगर इंडस्ट्रीज और किसानों के लिए चुनौती भरा रहा। शुगर मिल अधिकारियों के मुताबिक इंडस्ट्री में कच्चे माल की कमी होने और किसानों के लेबर की समस्या होने के बावजूद पेराई सत्र सफलतापूर्वक चला। रतिया के टुवारा रोड पर पशुओं के बाड़े में रखी पराली में भयंकर आग लग गई। आग में 1 दर्जन से भी अधिक पशु जिंदा जलकर मर गए और 4 दर्जन के करीब पशु घायल हो गए। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पशुओं को आग से बाहर निकाला। उसके बावजूद भी 1 दर्जन से अधिक पशु जिंदा जलकर मर गए। लोगों का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई थी, मगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सरपंच ने मुआवजा देने की मांग की है।
टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के लुधियाना से किसान संघर्ष कर रहे किसानों के बीच अपनी ट्रॉली में 150 क्विंटल गन्ना लेकर पहुंचा है। उसने किसान भाइयों को गन्ने का जूस पिलाने के लिए 1000 रुपए की दर से 5 मशीनें किराए पर ली हैं और अपने किसान भाइयों को गन्ना और गन्ने का जूस पिलाने की सेवा कर रहा है। फतेहाबाद में बच्चों चोर गैंग ने आतंक मचा रखा है। बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे निकालने पहुंचे पिता की जेब से 12 वर्षीय बच्चे ने 30,000 रुपए निकाल लिए। यह घटना पंजाब नेशनल बैंक के अंदर की है। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्चों की चोरी करने वाली करतूत कैद हो गई। पुलिस बच्चा चोर गैंग की तलाश में जुटी हुई है। जांच लगातार जारी है। बरनाला रोड स्थित बिजली घर के कर्मचारियों के चुनावी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें कर्मचारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है था कि बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2020 वापस लिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों को विभागीय पैरोल पर लिया जाए, साथ ही सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए सहित कई मांगों को लेकर रोष जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बिजली व्यवस्था ठप करें और कोई भी आहुति देने पड़ी इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर कर्मचारी दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी करेंगे। कड़ाके की ठंड गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस बार 89,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई का लक्ष्य मिला था, वहीं 74,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई हो चुकी है। गुरुग्राम कैनाल में पानी देर से आने के अलावा 3-4 हजार हेक्टेयर भूमि में सब्जी फसलें, जिनमें मुख्यतः गाजर और प्याज की फसल शामिल है, इसलिए अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ कुछ शरारती तत्वों के पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय को बिक्री के लिए OLX पर डाल दिया है। पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय की तस्वीर खींचकर OLX पर डाल दी गई और इसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई। OLX पर जो विज्ञापन दिया गया उसमें दफ्तर के अंदर की जानकारी भी दी गई है। जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो विज्ञापन को हटावाया गया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है, जबकि 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। झज्जर दिल्ली सीमा के टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे बुजुर्ग किसानों के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बुजुर्ग किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए युवा किसान इन वॉशिंग मशीनों में उनके कपड़े भी धो रहे हैं। ये वॉशिंग मशीनें पंजाब के कबड्डी खिलाड़ियों की तरफ से बेची गई हैं। युवा किसान मिलकर बुजुर्ग किसानों के कपड़े धो रहे हैं। बुजुर्गों के लिए गर्म पानी, गर्म कपड़े और खाने और रहने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। जुआकल में नगरपालिका भवन में अस्थायी रैन बसेरा बनाया हुआ है, लेकिन नगरपालिका स्टाफ सदस्यों की लापरवाही के चलते वहां लाइट का प्रबंध न होने से कोई भी घटना घट सकती है। नायब तहसीलदार ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। अस्थायी रैन बसेरे में लाइट व्यवस्था न होने पर नायब तहसीलदार ने संबंधित विभाग को तुरंत व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए। लगातार प्रयासों के बावजूद ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालक सरकार के आदेशों की उल्लंघना कर रहे हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी वाहन चालक पकड़े जाएंगे उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। यमुनानगर केस पर अमल भी करना शुरू कर दिया गया, जहां 6 ड्राइविंग लाइसेंस और RC को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई। RTA सचिव के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू हुई गई है। RTA सचिव ने कहा कि यमुनानगर में पिछले महीने से 53 चालान करके 51,76,000 का राजस्व जुटाया गया। ओवरलोडिंग से दुर्घटना होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। झज्जर में ठंड किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन में 5 किसानों की ठंड से मौत हो चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग के किसानों से ठंड से बचने की अपील करते हुए 35,000 किसानों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बहादुरगढ़ और टिकरी बॉर्डर धरना स्थल पर डॉक्टरों की 8 टीमें मुस्तैदी से कर रही हैं काम। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्पेशल टीबी के सर्वेलेंस प्रोग्राम चलाया। इसके तहत टीबी के मरीजों की पहचान कर उनके इलाज को सुनिश्चित करना है। इस प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर टीबी के लक्षणों वाले मरीजों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया जा रहा है। सिरसा के मंगाला गांव में फंदे से लटके मिले नाबालिग युवती के शव मामले में परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप लगाते हुए लघु सचिवालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और जांच अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की गई है। परिजनों की मांग पर पुलिस अधीक्षक ने जांच डीएसपी डबवाली से करवाने का आश्वासन दिया। परिजनों के आरोप है कि 2 युवकों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग युवती की हत्या कर दी। सदर थाना पुलिस ने शिकायत कर मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जांच जारी है। वहीं सदर थाना प्रभारी देवीलाल ने रिश्वत लेकर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और मामले को कमजोर करने के दुष्कर्म और हत्या की धाराएं हटाकर आत्महत्या के लिए उकसाने वाला मामला दर्ज कर लिया है। सिरसा में प्रोफेसर समर सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। अब ये रेडियो स्टेशन किसानों के लिए समर्पित कर दिया गया है।
उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तापमान में गिरावट के साथ कपाने वाली सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी राज्यों में ठंड जो लगातार सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह तक ऐसे ही ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान भी जताया है। भवानीखेड़ा तहसील परिसर में तहसीलदार के नहीं होने से नागरिकों को हर रोज कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय में नियुक्त तहसीलदार के पास अतिरिक्त चार्ज होने के कारण तहसील परिसर में ये समस्याएं बनी हुई हैं। गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 8 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात में शामिल 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। दरअसल 16 दिसंबर को परिजनों की माने तो 8 साल का मासूम घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन अब काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो मासूम के गायब होने के परिजनों के साथ साथ गांव में भी हड़कंप मच गया। पुलिस की माने तो दोनों आरोपी पीड़ित बच्चों के सामने ही किराए के मकान में रहकर ऑटो चलाने का नाटक कर रहे थे, लेकिन 16 को मौका मिलते ही दोनों ने मासूम का अपहरण कर बच्चे के पिता को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी और न देने पर मासूम को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पानीपत के सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल में कोरोना संक्रमित के भागने के मामले में वार्ड के बाहर तैनात एसआई सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल स्थित आइसोलेशन वार्ड की खिड़की खोलकर कंबल की रस्सी बनाकर उसके सहारे उतारकर भागने वाले हत्यारोपित बंदी कोरोना संक्रमित का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल सका। करनाल में 2 कारों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्हें पानीपत रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पानीपत पुलिस को गाड़ी तबादला हुए एसपी कैथल को लेने जा रही थी। रास्ते में कार की ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। कार संतुलन खोकर दूसरी कार से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पानीपत पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच की। देश में 24 घंटे में 26,991 नए केस मिले। 342 मरीजों की मौत हुई। 1,04,00,000 से अधिक टोटल केस हुए। 3,07,000 से अधिक केसेस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आई 1,418 नए केस। 37 लोगों की हुई मौत। 11,000 से अधिक केसेस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में हुई 75 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,574 के पार। अभी 60,352 केसेस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,134 नए मरीज। अब भी 9,000 से अधिक केसेस एक्टिव। अब तक 11,954 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,405 नए केस। अब तक 5,46,087 से अधिक मरीज ठीक हुए। 17,955 केसेस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 13,000 से अधिक केसेस एक्टिव। एक दिन में 1,076 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,97,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 458 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,77,000 के पार। 4,000 से अधिक केसेस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 7 करोड़ के पार। अब तक 16,81,000 से अधिक मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 2 करोड़ 10 लाख के पार कोरोना के केसेस एक्टिव। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 78 लाख के पार। अब तक 1 करोड़ से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,85,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना को चलते गंवाई है जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 71,63,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 27 लाख के पार। अब भी 5,12,000 से अधिक केसेस एक्टिव। 49,762 मरीजों की हो चुकी है मौत।